अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में एक आईनी तरमीम का चर्चा है और इसी के को लेकर सियासी जोड़ तोड़ और मनाने की कोशिश हो रही है। मौलाना साहब को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान के घर जाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये किसी एहतजाज को रुकवाने की तो दरख्वास्त नहीं है। तो सवाल ये है कि जो कल मीटिंग हुई इसमें क्या मांगा और क्या दिया जा सकता है, जबकि मौलाना हुकूमत इत्तेहाद से नाराज़ और अपोजिशन इत्तेहाद से दूरी रखने का फ़ैसला ये तो पहले ही सुना चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा क्या है कि जरदारी साहब खुद चलकर उनके पास गए। तो बात यह है कि आईनी तरमीम के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास सेनेट की 96 अरकान के में सीटें मौजूद हैं, यानी 2/3 अक्सरियत के लिए उन्हें 5 सीटों के वोट की ज़रूरत है और ये सीटें मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं। यानी अगर मौलाना अपना वज़न हुकूमत इत्तेहाद में डाल देते हैं तो सेनेट की हद तक 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाती है। मगर कोई भी आईनी तरमीम सिर्फ सेनेट से नहीं बल्कि कौमी असम्बली से भी ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत से पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ नंबर गेम में हुकूमत के पास लगभग 210 सीटें हैं, जबकि ज़रूरत 224 की है। तो सवाल ये है कि जो मौलाना हैं क्या वो साथ देंगे। कल भी मुलाकात हुई, PTI भी के वफूद की भी मुलाकात हो चुकी है बारहा मौलाना साहब से, JUI-FA के वफ़द से। तो अब मौलाना साहब की जो पार्टी है JUI-FA का इस हवाले से क्या फ़ैसला हो सकता है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI-FA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, यकीनन हम जिसे गैर मामूली कह रहे हैं, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी कि जरदारी साहब खुद चल कर गए, वज़ीर दाखिला साहब साथ मौजूद थे। क्या ये मीटिंग सिर्फ उस आईनी तरमीम को लेकर जिसकी चहमगोइयाँ हो रहे हैं उसको मनाने के लिए थी, या मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन है वो तो हमें पता है, वो तो कहते हैं जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। क्या इम्पोर्टेंट बात हुई इस मीटिंग में? मैं अर्ज कर रहा था कि मीटिंग दोनों अहम थी, कल वाली भी और परसों वाली भी। जी, परसों PTI के साथ थी। परसों PTI के साथ थी। और कल वाली मीटिंग के हवाले से तो पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट आ चुका है कि वो ज़ाती हैसियत में आए थे और इसके अलावा कोई मेरा ख्याल है कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया दोनों जमातों की तरफ से। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो इसलिए मुझे कल के मामला का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। मगर आप जानने की कोशिश भी नहीं की कामरान मुर्तज़ा साहब के मीटिंग में क्या बात हुई, या सिर्फ हेलो हाय की मीटिंग थी, हालचाल पूछने की मीटिंग थी? आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन भी किया कि एक आईनी तरमीम का चर्चा है जिसके लिए मौलाना साहब का वजन हुक्मरान इत्तेहाद अपने पलड़े में डालना चाहता है। मैं जानने की कोशिश में अब मौलाना साहब की तरफ जा रहा हूँ और अच्छा। थोड़ी देर में जान लूंगा कि असल बात क्या थी। बहरहाल मौलाना के पास आए थे जरदारी साहब, अच्छी उनके पहली दोस्ती भी रही है उनके साथ। अब भी हम उनका एहतराम करते हैं, वो भी एहतराम करते हैं। तो ये एक एहतराम का रिश्ता है जिसमें एक दूसरे के साथ जो है ना वो गपशप हुई। लेकिन मौलाना साहब तो अपने उस बात पर कायम है कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। वो तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है मौलाना साहब। तो बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से हम अपने उसमें मौक़िफ़ पे कायम हैं, बल्कि हम क्या सारी दुनिया इस बात पे जो है ना एग्री कर रही है कि ये मैंडेट जो है वो जाली था। और अब इसमें ये आप कह सकते हैं कि डिफेक्टो है, डिजोरो अगर नहीं है तो डिफेक्टो गैर हुकूमत तो है, मगर जायज़ और जायज़ ना होने का मामला है। सही। अगर हुकूमत साथ मानती है मौलाना साहब का, अगर, तो क्या फैसला होगा आप लोगों का इस बारे में? पार्टी में डिस्कशन या मौलाना साहब की सोच क्या है? देखिए, मौलाना साहब अकेले फैसले नहीं करते। मौलाना साहब मामला तो पार्टी के इदारों के सामने रखते हैं और फिर पार्टी के इदारे फैसला करें, उसके बाद जो है वो मौलाना साहब के उनके जरिए जो है वो होते हैं। तो इस वक्त तक तो पार्टी के किसी इदारे का कोई इजलास नहीं हुआ। कल अगर कोई चीज़ लेके आए भी हैं कुछ चीज़ जरदारी साहब, तो भी जो है वो उसमें अल्टीमेटली जो है वो पार्टी के इदारों के पास जाना पड़ेगा, मौलाना साहब को उनको कॉल करना पड़ेगा। फिर जो फैसला होगा
उस फैसले के मुताबिक जो है ना वो आगे बढ़ा लेकिन तो इस पे वाज़े कोई मौक़िफ़ नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद सोचता तो इंसान तब है ना जब कोई गुंजाइश होती है। तो क्या कोई गुंजाइश है कि ऐसी हुकूमत जिसे जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहते हैं, कहीं भी थोड़ी सी गुंजाइश है इन लोगों का साथ देने की? देखिए, इस वक्त तक फैसला ये है कि गवर्नमेंट के साथ आगे ना बढ़ा जाए और ये फैसला जो है वो हमारे अदारों का है। अच्छा। तो हमारे अदारों के फैसले को अदारे के फैसले ही जो है ना वो वापस रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा। उसको कोई एक शख्स उसको वापस नहीं दे सकता। सही। अभी तक जो पार्टी का जो है यही है फैसला मौक़िफ़ के इस हुकूमत के साथ आगे ना किसी मामले पे बढ़ा जाए। हमारे अपने बहुत सारे गिले शिकवे हैं इलेक्शंस के हवाले से। जो कुछ हुआ उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वो दिल नहीं है इतना बड़ा कि हम वो क्या कहें, माफ़ी तलाफी और इग्नोर करके और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। अदारे अगर क्या फैसला करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, मगर बहरहाल हमारे अपने गिले शिकवे हैं जो कुछ किया गया हमारे साथ। सही। तो जो पीटीआई के साथ भी परसों मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही और क्यों मौलाना साहब जो हैं वो अकेले ही एहतजाज और वो अकेले ही चलना चाहते हैं? क्यों अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एहतजाज या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते? पीटीआई के साथ मामला क्यों अभी तक नहीं बन पाए? उसकी भी रीजन है। देखिए, हमारी सीट पावर को जो है ना वो ये ना समझ बैठे कि जब हम मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। हमको एक बेटर एक्सपीरियंस है और उस बेटर एक्सपीरियंस को जो है ना वो लेके हम जो है ना वो आगे फिर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर किसके साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा कामरान मुर्तजा साहब? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझसे क्या कहलवाना है आप? पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, हमारे अपने दोस्तों के साथ। जरदारी साहब दोस्ती है ना जो कल मिलने आए थे, इन्हीं के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा ना कामरान मुर्तजा साहब? मैंने कहा हमारे अपने दोस्तों के साथ। सही। तो इसी डर खौफ की वजह से आप कहीं आगे और धोखा ना मिल जाए तो पीटीआई को भी कोई चांस नहीं मिल सकता? देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम एक बड़ी पार्टी हैं। लकी मरवत पे जलसा, अब आखिरी जलसा जो आपने देखा उसको ज़हन में रखिए। हम क्यों दूसरों के लिए जो ना वो सहारा बने या दूसरों को साथ लेके इस तरह सहारे दें और जब वो मुश्किल में हो और जब वो मुश्किल से निकल आए तो हमें जो ना धक्का दे के पीछे कर। तो हम अपने तौर पे हमारा अपना प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे तो सर आंखों पे, अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी सर आंखों। सही। तो लगता है इस बार कोई लेन देन होगा तो बड़ा ही होगा। इंडियन का हमने पहले से नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे से, JUIFA के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब से कल जरदारी साहब चल के गए मौलाना साहब को मिलने के लिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ मौजूद थे, तो उसके बाद ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या हुकूमत मौलाना साहब के कंसर्न्स तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर संजीदा है या मौलाना साहब को मनाना हुकूमत की अपनी मजबूरी है? मुतवक्के कानून साजी, मुतवक्के आइनी तरमीम को लेकर हुकूमत को मौलाना की ज़रूरत है क्या? इसी वजह से सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चल कर गए मौलाना साहब को मनाने के लिए कि मौलाना साहब जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद का साथ दें। लेकिन कोई मुश्तरका एलामिया तो इस मुलाकात का जारी नहीं हुआ, जिसके बाद जिससे ये पता चल सके कि किस इशू पर और किन नुकात को लेकर मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया। जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि हुकूमत मतवक्के कानून साजी को लेकर मौलाना साहब की ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट चाहती है, जिस पर मौलाना साहब ने अभी कोई उस तरीके से जवाब नहीं दिया। मौलाना साहब तफसीली मुशावरत तो इस चीज़ पर हुई है, लेकिन उसके बाद से सवालात ये उठ रहे हैं कि मौलाना साहब से PTI का वफ्द भी बारहा मुलाकात कर चुका है। हमने देखा कि 4 रोज़ पहले मौलाना साहब ने कहा कि हम जो भी एहतजाज करेंगे अलग करेंगे, किसी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद एक्टिव भी है और बड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो मान जाएंगे, मौलाना साहब हुक्मरान इत्तेहाद का साथ देंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हमें नज़र नहीं आ रहा है।
तहरीक इंसाफ के वफूद की बहुत बार मुलाकातें भी हो चुकी, लेकिन क्यों तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब का एतमाद हासिल करने में, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में क्यों वो अभी तक नाकाम रहे हैं? क्यों मौलाना साहब उनके इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए या अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर मौलाना साहब क्यों उन्होंने प्रेफर नहीं किया कि उनके साथ मिलकर एहतजाज करें? उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि इशू टू इशू जो है वो साथ दिया जाएगा अपोजिशन का, लेकिन अगर मौलाना जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद का साथ दे देते हैं जिस कानून साजी की आईनी तरमीम की बात हो रही है, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस होगा? तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो आए रोज़ खुलकर सामने आती रहती हैं। 2 रोज़ पहले जो एक व्हाट्सएप चैट सामने आई अलीमा खान और रऊफ़ हसन साहब की लेकर, जिसमें ये तासुर दिया गया कि पार्टी पर कब्ज़े की एक नई जंग सामने आई है बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा को लेकर। तो ये जो मामलात हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए और कितने जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, मैं बात करूंगी। मुझे सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका। बप्पी साहब, यकीनन जरदारी साहब का चलकर जाना कोई मामूली नहीं है, एक गैर मामूली सी बात है कि सदर पाकिस्तान चलकर जा रहे हैं, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। मौलाना साहब का तो इस हुकूमत को लेकर एक वाज़े और साफ मौक़िफ़ है कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, इनको आवाम का एतमाद हासिल नहीं है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको लाकर बिठाया गया, उनका तो वाज़े एक मौक़िफ़ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हुक्मरानों का चलकर जाना, आपको लगता है कि मौलाना साहब अपना वजन जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के पलड़े में डालेंगे और आप लोग ऐसे देखते रह जाएंगे? मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मौलाना साहब के साथ उनका क्या मामला होंगे। यकीन को तो एक बंदूक दिखाई गई थी कि जरदारी से मौलाना साहब को दी है, अब अचानक ये किसके ऊपर होती है ये अभी वक्त ही फैसला करेगा। पॉलिटिकल पार्टी हैं, सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब माशाल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा सियासी जहन कदर रखते हैं, साहब का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बात समझती है कि 2/3 अक्सरियत के लिए उनको मौलाना साहब की ज़रूरत बहुत शदीद किस्म की है। ये भी मौलाना साहब को इतना टिल्ट नहीं है जरदारी साहब के वाले से, वो एक सॉफ्ट टच जरूर रखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये कहना कि हमारे साथ उनके मामला देखिए, हम 2 डिफरेंट पार्टीज हैं, 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज रखते हैं। हमारा जो वोट बैंक है, वोटर है, उसकी अपनी एक सोच भी है, वो कहीं भी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं करता। उनका एक मजहबी फिक्र है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है। हमारा दरमियान का जो दरमियान की सोच रखने वाला एक वोटर है। जब इत्तेहाद बनते हैं तो जाहिर है मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोगों पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनते हैं। पीडीएम की हुकूमत जब बनी, पीडीएम जब इत्तेहाद बना है, जाहिर है मौलाना साहब की सोच और थी, पीपल्स पार्टी की सोच और थी, उनका नजरिया और है, नून लीग का नजरिया और है। लेकिन इसके बावजूद ये सब लोग मिलकर चले, 18 महीनों की हुकूमत बनी, मिलकर सब लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। तो बात यह है कि ये इत्तेहाद जो वक्ती एक ज़रूरत होते हैं, वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इत्तेहाद बनते हैं, इनके लिए नज़रियात का मिलना ज़रूरी नहीं होता। मौलाना साहब का आप लोगों से मिलना इसलिए ज़रूरी था कि एक एहतजाज, एक मजबूत एहतजाज होता है जिससे हुकूमत को ज़ाहिर है कोई थ्रेट, कोई धमकी एक महसूस होती। तो अगर मौलाना साहब आप लोगों के साथ नहीं मिलेंगे तो फिर तो आप लोगों का एहतजाज वैसे तो करने नहीं दिया जाता, तो कोई अहमियत नहीं रहेगी उसकी। मैं थोड़ा सीधे का जवाब दे दूं। जब उस वक्त मौलाना साहब ने पीडीएम के साथ इल्हाक किया था, अलायंस बनाई थी हमारी हुकूमत को गिराने के लिए, यकीनन एक सिंगल टारगेट था जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, वो इस सिंगल पॉइंट एजेंडे पे उस पर इकट्ठी होगी। नजरियात उनके भी आपस में नहीं मिले कि जो गवर्नमेंट बैठी है वो जाली है, और इस हुकूमत का ज्यादा देर पाकिस्तान पे हुकूमत करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस किस्म की मईशत और पाकिस्तान में अमन अमाना का इशूज हैं, सो देयर वर सो मेनी पॉलिटिकल इशूज पाकिस्तान में, इस दौर में इस तरह की गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। हैविंग सेड दैट, ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के बगैर एजुटेशन नहीं कर सकती या हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर हमें हमारा 22 अगस्त को करने दिया जाता, वी कुड हैव, यकीन करें, मैं आपको अंदाजा बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वो जलसा था जहां पे शायद लीडरशिप इतनी ना होती जितने वहां पे लोग ऑडियंस होते, ना स्टेज होता, ना शायद साउंड सिस्टम होता, दिया जाता। इस बात को, जो वजूहात थी उस बात को तो अंडरस्टैंड किया बानी पीटिया ने भी, खान साहब ने भी इस बात को अंडरस्टैंड किया। अगर थोड़ा सा बात करूं जी, मैं एक सजेस्ट और करता हूं, अगर इसका लिटमस टेस्ट क्या होगा, अभी 8 सितंबर की डेट हमें इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दे दी है,
अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मौलाना साहब की या किसी भी जमात के हम परफॉर्म नहीं कर पाते, कि हमारे इख्तलाफात की आपने बात की, 100 इशूज हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमें यूनाइट करती है, वो है अवाम की ताकत। पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस वक्त खान साहब के नजरिए के ऊपर बिल्कुल यकजा यूनाइट खड़ी है। 22 अगस्त के बाद अगर 8 की डेट को जलसा इस्लामाबाद में होता है, मैं आपको एक चीज आज लिख के देने को तैयार, NOC हो या ना हो, तरनौल हो या F9 का पार्क हो, इस्लामाबाद की इंतजामिया में आने दे, मोटरवे बंद कर दे, KP बंद कर दे, कुछ भी कर दिया जाए, पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद किस्म का इज्तिमा इस्लामाबाद में जरूर होगा। और उस इज्तिमा के नतीजे जो पाकिस्तान पॉलिटिकल जो फ्यूचर जो लाइन सेट होने जा रही है, वो कानून की वायलेशन करें, कानून की वायलेशन भी होगी, और अगर कानून की वायलेशन होगी इंतशार फैलेगा। जी मुझे सिर्फ ये जो कानून का ढकोसला है ना, जो हमें पागल बनाने के लिए गया है, पिछले 5 महीनों में 5 दफा ये NOC कैंसिल किया गया इस कानून के चक्कर। एक DC जो है वो पाकिस्तान का कानून नहीं लिखता, एक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पाकिस्तान का कानून नहीं लिखता, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के कानून को फाड़ के फेंक है। सो हमें ये कानून के लेक्चर ना, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा। नहीं, ये तो गंडापुर साहब को वजाहत देनी चाहिए ना। आप लोगों ने गंडापुर साहब से वजाहत ली, उन्होंने बताया कि क्या वाकई वफाकी हुकूमत ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जलसा कैंसिल करें, जो मजहबी जमातें भी आ रही हैं, मुतवक्के कोई इंतशार, अगर हुकूमत को यही लग रहा था कि हो सकता है, जिसकी वजह से मना किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी कोर कमेटी को बताया, पॉलिटिकल कमेटी को बताया, तमाम पार्लिमानी जो हमारी लीडरशिप है उनको इन्फॉर्म किया कि किस तरीके से उनका इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। पप्पी साहब, लाहौर का अभी 8 सितंबर तो दूर है, लाहौर वाला जलसा 27 का कर पाएंगे या नहीं? अच्छा देखिए, BB 27 के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन DC लाहौर ने अभी तक उसका NOC हमें इशू नहीं किया। हैविंग सेड दैट, हम फोकस ज्यादा इस्लामाबाद पे ही है। हमारा इस वक्त लाहौर के जलसे के हवाले से इतना को फोकस अभी इस वक्त है नहीं। उसकी वजह ये है कि 8 सितंबर को जो जलसा है वो पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद जलसा होगा। जलसा स्टेज हो ना हो, साउंड हो ना हो, लीडरशिप हो ना हो, पाकिस्तान की आवाम को खान साहब ने आज़ाद कर दिया है कि उन्होंने 8 सितंबर को पहुंचना है। और ये वो NOC है जो खान साहब ने अपने हाथ से खुद कैंसिल कर दिया है कि अगर मैं भी कहूँ तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और 8 सितंबर को पहुंचना है। सो मेरी ये दरख्वास्त है इस्लामाबाद की इंतजामिया से, 8 को हमें जलसा करने दें, और अगर आपने जलसा ना करने दिया तो मैं अपनी लीडरशिप से, अपनी पॉलिटिकल कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर हमें जलसा D चौक में करना चाहिए। फिर हम D चौक पहुंचेंगे, और D चौक के बाद क्या होगा फिर वो पाकिस्तान इस्लामाबाद की इंतजामिया जाने और इस वक्त की हुकूमत जाने। क्योंकि अगर मुझे अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया तो फिर मैं किसी कानून और आइन को भी नहीं मानूंगा। सो 8 सितंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लाहौर अभी हमारा इस पर इतना फोकस इस वक्त नहीं है उसके ऊपर। जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा, मुल्क के तूलो और से आवाम आएंगे, इससे क्या प्रेशर बिल्टअप करना चाह रहे हैं आप लोग कि इमरान खान को जो इंतज़ामिया है ये बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे? 22 अगस्त को किस चीज का खौफ था? खान साहब को तो नहीं निकालना था। खौफ ये था अगर अवाम इतनी हद में, जब इमरान खान साहब जेल में है, कोई लीडरशिप वहां पे इस्लामाबाद में नजर ना आ रही हो, इसके बावजूद अगर वहां पे हजारों लाखों लोग पहुंच गए तो वो खौफ किसके लिए होना? देखिए, ये जो नैरेटिव्स होते हैं, सिंबॉलिक्स होते हैं, बड़े मैटर करते हैं अपना पॉलिटिक्स में। अगर आप एक जलसा किसी सिंध के किसी दूर अफ्तादा इलाके में पीपल्स पार्टी जाके 50,000 बंदा इकट्ठा कर ले और अचानक इस्लामाबाद में 50,000 बंदा आए, उसका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है कि जिस जमात की आपने ऐसी तैसी फेर के रख दी, जिस जमात की आपने कुछ नहीं बचा रखा, उसकी तमाम लीडरशिप को जेल में डाल दिया, उसके बावजूद देखें कि अगर उसकी आप किसको रियलाइज करवाना चाहते हैं? अगर किसी को 8 फरवरी का दिन रियलाइज नहीं हुआ तो ये आप जलसा करके आप समझते हैं कि रियलाइजेशन आप लोग करवा देंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ढीठ जो है ना उसको तो वाकई समझ नहीं लगनी, लेकिन जिनको समझ लगनी है उनको समझ जरूर लगेगी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जिनको समझ लगनी चाहिए वो बहुत दूर की नजर भी रखते हैं। अगर वो इस 6-8 महीने में इस मुसल्लत शुदा हुकूमत को अवाम में इतना पॉपुलर नहीं कर पाए और ये चूरन नहीं बेच पाए तो शायद दे हैव टू रिकंसिडर कि अवाम अगर आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, दे माइट फाइंड अ वे आउट टू इट कि यार अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की अवाम पिस रही है, हम तो जेल में, खान हमारा लीडर जेल में पड़ा है, 1 साल हो गया, 1 साल और रख लेंगे,
लेकिन क्या पाकिस्तान की अवाम इनको 1 साल बर्दाश्त कर पाएगी? ये इन लोगों ने रियलाइज करना है जिन्होंने खान साहब की बहन से भी पूछ लें, रीमा खान साहिबा से भी पूछ लें, जो चाहते हैं कि जो ये बात कर रही हैं कि ये मौजूदा जो लीडरशिप है यही नहीं चाहती है कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। वो उन्होंने बड़ा गुस्से का उस दिन इजहार किया था जब ये वो जलसा कैंसिल हुआ। फिर उससे अगले दिन आप देखें रऊफ हसन साहब के साथ उनकी जो व्हाट्सएप चैट सामने आई, उन्होंने कहा बुशरा बीबी जो बातें करती हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन है, तो इस डिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को उकसाया जाता है, तो लिहाजा उनकी जो बातें कर रही हैं उसको सामने ना लाया जाए क्योंकि वो गलत बात कर रही हैं। ऐसी कोई बात खान साहब ने उनसे की नहीं है। तो ये क्या ये सही कंसर्न्स हैं उनके, या ये पार्टी पर एक वो कब्जे की जंग हम इसको समझें? दो चीजें। पहली बात जो खान साहिबा का बयान था, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी एक रिलेशनशिप होती है, अपनी एसोसिएशन होती है, एक बहन की भाई से, एक बेटे के बाप से, एक वालदा के अपने बेटे से, ये एक एसोसिएशन लेवल होता है। उसको कोई डिटरमिन नहीं कर सकता कि उनका रिएक्शन क्या आएगा जब कोई एक ऐसा मतलब एक्शन होने जा रहा था, जब वो कॉल ऑफ होता है तो उससे एक अल्टीमेटली रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन किसी भी किस्म को हो सकता है, तो उसको जज करना मेरे ख्याल में एक ज्यादती होगी। जहां तक रऊफ साहब की और अलीमा बीबी की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें एक सवाल और उठता है, क्या इस किस्म की कॉन्वर्सेशन जिन लोगों ने निकाली है क्या उस पर भी कोई बात करेगा? 2 लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी भी वाले व्हाट्सएप को, जिसको हम दुनिया का सेफ तरीन है, आप वो कॉन्वर्सेशन कहीं से उठाते हैं और उठा के उसको पब्लिक कर देते हैं। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, सो बजाय हम उस कॉन्वर्सेशन पे जाएं, हमें उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि तुम आखिर होते कौन हो कि किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को उठा के पब्लिक करने का। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो घरों में माएँ बहनें बेटियां जो अपने लोगों रिश्तेदारों से बात कर रही होती है, दे हैव टू बी केयरफुल कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी बसते हैं जो आपकी प्राइवेट चार दीवारी जो सोशल मीडिया है उस टाइम किसी टाइम भी घुस के आपकी चीजों को देख सोचना चाहिए था। जब उनसे सवालात होते थे कि कॉल टैपिंग्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स कैसे सामने आ जाती है, तो उन्होंने कहा था कि एजेंसीज का काम है, एजेंसीज कर सकती हैं। कॉल टैपिंग जो खान साहब ने कहा था वो गवर्नमेंट के लोगों का कहा था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहा था, वो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहा था, वो उन लोगों का कहा था जो हुकूमत में है, जो अकाउंटेबल हैं, जो लोगों को जवाब दे हैं। अगर वो अपनी सास से बात कर रही है या अपना खामद अपनी बीवी से बात कर रहा है या बेटी अपनी माँ से बात, कोई चाहे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो उसको रिकॉर्ड करके उठा के पब्लिक कर दे। दिस डजंट मैटर। अवाम जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, हुकूमत अकाउंटेबल है। तो ये खान साहब ने उस पैराए में बात की थी जिसको आज तक गलत पेंट कर दिया गया दोबारा। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओनपी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान की हुकूमती या सियासी तारीख लगभग एक ही जैसी है। यहाँ जो निकाले जाते हैं वही फिर नवाजे भी जाते हैं, और जो नवाजे जाते हैं वो फिर निकाले दोबारा भी जाते हैं। ऐसा कह लीजिए जैसे एक बड़ा ही मशहूर थिएटर ड्रामा साल हर साल से लगा है। कई साल पुराना होने की वजह से किरदार तो बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने पर बदल दिए जाते हैं, और राइटर या डायरेक्टर वहीं से अपनी तहरीर को लिखना शुरू करता है जहां पर पहले वाले डायरेक्टर ने छोड़ा हो। इस ड्रामे को बार बार देखने वाले शायकीन को अब पता चल चुका कि आगे कौन सा सीन आने वाला है और क्या होने वाला है। फिर भी इस सियासी ड्रामे में बोरियत कोई महसूस नहीं करता। इस निकाले और नवाजे जाने का फ़र्क ये कोई छोटा फ़र्क नहीं है। इसमें पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान करवट बदलती है। फिर मक्तदर की मालिक अवाम निकाले हुओं को वोट डाल भी दे तो डब्बों से निकलते हैं नवाजे हुओं के हक में वोट। नवाजे हुओं के आगे कानून को ताबे कर दिया जाता है। पुलिस वाले जो गिरफ्तार करने आए थे वही प्रोटोकॉल में दोबारा सैल्यूट करने लगते हैं। नवाजे हुओं की जो करप्शन कहानियां थी वो हुस्ने कारकर्दगी का रूप धार लेती हैं। इस ड्रामे में तख्लीकी सलाहियतों की कोई गुंजाइश नहीं। भूल चूक से कोई क्रिएटिव माइंड किरदार आ भी जाए तो उसको रहने नहीं दिया जाता और वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस देता है जैसे स्क्रिप्ट में लिखा गया हो। यहाँ डायरेक्टर के गले पड़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ है तो बाहर बैठकर करें, क्योंकि स्टेज पर तो वही होगा, वही रहेगा जो डायरेक्टर की लाइन को फॉलो करेगा। ये ड्रामा किसी एक क्लाइमेक्स का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि रोज़ाना ही क्लाइमेक्स कहानी इसकी जीनत बन जाती है। बार बार एक जैसी एक्टिंग करने वाले किरदार भी अपने आइंदा सीन को पहचान लेते हैं और डायरेक्टर के इशारों पर वैसी ही परफॉर्मेंस देते हैं जैसा वो चाह रहा होता है। अब सवाल ये है
कि क्या इस मुल्क में शायकीन के लिए कोई नया सीन आएगा, ये वही जो दहाइयों से पुरानी कहानी चल रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी। सियासत की जो ये तारीख़ है, जो बैड एक्सपीरियंस जिनको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जमहूरियत भी आज हमें हारती हुई नज़र आ रही है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, आजकल हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं कि वो किसी तरीके से मौलाना को जो है वो अपने साथ मिला लें। मौलाना की बड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मौलाना साहब जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद का साथ देंगे? सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो और पूरे मुल्क को मुबारक हो कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, और वो भी अपने घर में हार गया, और वो भी पहली इनिंग्स डिक्लेयर करके हार गया। अच्छा, मुबारकबाद तो ना देना। नहीं जी, बिल्कुल मुबारक कबूल कीजिए। जब से मोहसिन नकवी के बाबरकत एंट्री हुई है तब से ये हमारे खेल, ये जो आखिरी खेल था ये भी तबाह हो गया। और मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त मैं राना मशहूद बनकर मोहसिन नकवी साहब को कहूँ सर मुबारक हो, ये आपका ही विजन है। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब की इम्पोर्टेंस, क्या वक्त बदलता है, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो अंदर छुपी हुई ख्वाहिश है जुडिशल पैकेज की, आईनी तरमीम की, और इस आईनी तरमीम में 3 सुने जा रहे हैं कि 3 चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। पहला, काजी फायज ईसा साहब की को मज़ीद चीफ जस्टिस रखा जाए। दूसरा कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ना बन सकें। तीसरा कि एक कोई भी किसी भी जज की, हाई कोर्ट की या जज की पोस्टिंग ट्रांसफर्स किसी दूसरे हाई कोर्ट में हो सके। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से सोचा जा रहा है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त्म किया जाए लाहौर हाई कोर्ट की तरह के, जब चीफ जस्टिस आगे चला जाए या रिटायर हो जाए तो सीनियर तरीन जज। ये तो चलता आ रहा है कि सीनियरिटी की बेस पर ही हम तो मिसालें देते हैं कि बड़ा अच्छा सिस्टम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा सिस्टम बताएं जो पिछले PDM 1 निगरान हुकूमत और अब PDM 2 में कोई एक सिस्टम बताएं जो रह गया हो। जमहूरियत तो कभी खैर आई नहीं थी, हमने जमहूरियत को वैसे ही बदनाम किया हुआ है। जो एक डम्मी किस्म की सिविलियन आमरीत है वो भी तबाह हुई, वोट की इज्जत तबाह हुई। इलेक्शन, आप यकीन करें, मैं और आप तो फिर भी इस धंधे में हैं, धंधा इस्तेमाल करता हूँ, सहाफत में हैं, तो हम तो फिर भी समझते हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो हमसे कम झूठ बोलती है, जो मुनाफकत नहीं करती, वो उससे पूछे तो वो कहते हैं भाई क्यों वोट देंगे अगली मर्तबा हम वोट देते हैं शाजिया को, जीत इरशाद भट्टी जाता है। तो हमें क्या फायदा इस वोट देने का? छोड़िए इस सिस्टम को, आप सिलेक्ट कर लें जिस तरह चीन में होता है, जिस तरह एक तरह से ईरान में होता है, जिस तरह एक तरह से इस तरह की कोरिया शोरिया की कोई जमहूरियत ले हैं। छोड़ें ये इतना बड़ा खर्चा करने का। तो जमहूरियत जो रईस एक 90% के लिए बांझ है और 10% को अंडे बच्चे दे रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हुकूमत का ये प्लान कामयाब हो जाता है, मौलाना साहब को तो कल बंदूक भी मिली है जो जरदारी साहब ने दी है, अब लग तो रहा है कि देने वाले पर तो वो बंदूक नहीं चलाएंगे, चल कहीं और जाएगी वो बंदूक। तो मौलाना साहब की सियासत पर तो बड़े सवाल उठेंगे कि आप तो उन्हीं का साथ दे रहे हैं जिनको आप जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहते हैं, जिनके खिलाफ आप सड़कों पर निकलने वाले थे। तो ये फिर सियासत की क्या हम कहेंगे, सियासत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मुझे ये बताइएगा कि इसका कोई लॉजिक अगर आपके ज़हन में आता हो कि जरदारी साहब मिलने आए हैं मौलाना साहब को और उन्होंने बंदूक दी है, कोई बताइए कोई इवेंट ऐसा हो, दिन ऐसा हो जिस दिन ये बंदूक की हो, या आगे बहुत बड़ा हंटर हो। मुझे तो लगता है PTI के ख्वाबों को चिकनाचूर करने के लिए कि आप उनके ख्वाबों पे चला देंगे, इसलिए दिए बंदूक। चलो आपको तो फिर भी कुछ मिल गया, लेकिन मैं तो कल से ढूंढ के थक गया हूँ और तंग आ गया हूँ कि ये बंदूक दी क्यों है। ये मेरा ख्याल से इसमें कोई कारतूस फंसा हुआ है, या चल नहीं पाई, या मौलाना साहब को कहा है कि आप हमारे कंधे पे रख के चलाएं, या हम आपके कंधे पे रख कर चलाते हैं।
तो ये जरदारी साहब बड़े पुराने हैं, फार्मूला इस पाकिस्तान की सियासी फार्मूला रेस के चैम्पियन हैं। तो वो अब आखिरी एक लगे हुए हैं, और वो लगे हुए हैं कि ये जो आखिरी अदलिया है रह गई है, कोई रही सही कसर रह गई है, इसका भी कला कमा किया जाए और इसका भी गला घूंट दिया जाए। बाकी सारा तो सब कुछ आपके सामने ही है। नहीं तो जुडिशरी ये क्या इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? और भी तो सिर्फ काजी फैज़ ईसा तो नहीं है ना, और भी तो जजेस वहाँ पे सीनियर जजेस बैठे हैं ना, तो क्या इतना आसान होगा ऐसी तरमीम को हजम करना? मेरी खुश फहमी समझ लीजिए या गलत फहमी समझ लीजिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं करेगी आज की नहीं, आज की सुप्रीम कोर्ट, आज वो सुप्रीम कोर्ट, वो मंसूर अली शाह साहब, वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ 3 हाई कोर्ट्स देख रहे हैं, और वो मंसूर अली शाह जो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इख्तियार हो या अगर जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ऐसा नहीं इफ एंड बट्स नहीं लगाने दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कि उसके डिले करने पर। मुनीब अख्तर साहब हैं, याया अफरीदी साहब हैं, अतर बिन अल्लाह साहब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ एक छोटा सा हम ख्याल ग्रुप है बेंच वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको हजम कर जाएगी। लेकिन ये खुशफहमी है या गलत फहमी है ये वक्त बताएगा। मगर ये अगर लाते हैं आईनी तरमीम, और ये जो मैं और आप सोच रहे हैं ऐसी लाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसे खत्म करना चाहिए। वरना ये हर कानून पिछले कुछ अरसे से ये हमने लाइसेंस दे दिया है कि जब भी कोई फैसला मंजूर ना हो या जब भी कोई चीज मंजूर ना हो तो उसकी एक आप ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। जी आप मिसाल के तौर पे मुझे आप पसंद नहीं है, मैं कानून साजी कर दूंगा कि आप 92 पे प्रोग्राम नहीं कर सकती। मुझे आप पसंद नहीं है, मैं कानून साजी कर दूं, हफ्ते में 7 दिन अपने घर से निकल सकती, बाकी फिर निकल जाए जो 7-8वें दिन अगर हफ्ते में होता है तो ये तो अगर मखसूस नशिस्तें नहीं। आप देखिए ना कानून साजी हुई क्या। पहली कानून हद के इज्जत बना और खसूसी ट्रिब्यूनल वजह इमरान खान का सोशल मीडिया, साइबर क्राइम एजेंसी लैदा हुई वजह पीटीआई, इसके अलावा पीका एक्ट और पीका अदालतें वजह पीटीआई, इसके अलावा इलेक्शन तरमीमी एक्ट वजह पीटीआई, इसके अलावा नैब तरमीमी एक्ट इमरान खान भुगत रहा था, रिमांड 40 दिन करो, और अगला तरमीमी इलेक्शन एक्ट तरमीम जो आई वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के मखसूस नशिस्तें क्यों दी, और अब ये करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे ही चल रहा है। और अच्छा भट्टी साहब, ये बार बार पीटीआई के जलसों का मनसूख होना, अभी बड़ा खुश थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि खुशफहमी में थी कि शायद हम बड़ा जलसा कर पाएंगे, क्योंकि 9 मई के बाद शायद अब कोई घरों से उस तरीके से निकलना नहीं चाहता जो आवाम का हाल हुआ 9 मई के बाद। तो ये जलसा आपको लगता है कि उस वजह से इन्होंने मनसूख करना पड़ा कि लोग नहीं निकलेंगे? हुकूमत तो ये बात कर रही है, या वाकई इंतशार फैलने का खदशा था, या हुकूमत की ये सही इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है? और अगर हुकूमत ने वाकई मना किया तो हुकूमत ने अच्छा किया फिर पीटीआई के लिए? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने मना किया है, या हुकूमत में ऑन कर रही है। बैरिस्टर अकील मलिक ने ऑन किया है। ये साहब कौन है? ये नून लीग के एमएनए हैं जनाब। अच्छा, अब सूरत हाल ये हो गई है कि उन्होंने ऑन किया है, उनको पता ही नहीं होगा ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कुछ ऑन कर लिया है और क्या कुछ डिस ऑन कर लिया है। ऑन करना होता है मरियम नवाज साहबा बोले, ऑन करना होता है शहबाज शरीफ साहब बोले, ऑन करना होता है अता तारड़ साहब बोले, ऑन करना होता है उनका अता तारड़ साहब ने तो पाबंदी को भी ऑन किया था, बाद में सबने डिस ऑन कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप भट्टी साहब? तो फिर आप अकील की बात मान रही हैं कि जो कह रहे थे एक दिन पहले तर्जमान कह रहा था कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते, अगले दिन इसहाक डार साहब बोले कि नहीं अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। तो किसका आप ऑन करें? तो पहली बात अकील साहब का मेरे लिए बाइस इज्जत है, मैं सिर्फ उनको इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या ऑन करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये मुझे नहीं लगता कि इसमें हुकूमत का कोई किरदार था। और दूसरी बात है वाकई उस दिन इंतशार का खदशा था। हमारे आपकी मेरी तमाम मुसलमानों की रेड लाइन का मामला था, ख़त्म नबूवत का मामला था, तमाम मजहबी जमातें पहुंची हुई थी, तो बहुत हालात ख़राब थे। और इमरान खान ने एक अच्छा फ़ैसला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा फ़ैसला किया। और आखिरी बात, तहरीक इंसाफ को अब इन जलसों से अपनी मकबूलियत कोई बताने की ज़रूरत नहीं रही। अब तहरीक इंसाफ की एक वाहिद जमात है जो जलसा कर सकती है, बाकी करना भी चाहें तो लोग भी नहीं आते। तो जो करना चाहते जिनको लोग नहीं आते। नहीं बताया तो खान साहब को अंदर तक इंफॉर्मेशन कैसे मिल गई?
7 बजे आजम सवाती और बैरिस्टर गौर कैसे चले गए अडयाला जेल? रात को इमरान खान कैसे उठे? यही तो कैसे बात है। फोन कैसे कर लिया? तो भाई ये मुल्क है, इस मुल्क में होता है मसला, चूंकि मुल्क का था मसला बड़ा क्रिटिकल था, इसलिए अब इस बहस में पड़े बगैर कि कौन किससे मिला और कौन किसने किसको फ़ोन किया। अच्छी बात यह है कि वो मामला भी खुश असलूबी से हल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि वो फैसला बड़ा अजीबो गरीब दिया था बेंच ने उस मामले पे, लेकिन बहरहाल चूंकि वो मजहब का मामला है इसलिए मैं उस पर नहीं बोलता, लेकिन वो भी हल हो गया और ये भी हल हो गया। अच्छा फैसला किया तहरीक इंसाफ ने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी के साथ थे। जो ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर चल रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर चल रही है क्योंकि चाइना और सऊदी अरब से 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराने के मंसूबे पर काम जो हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर चल रही है क्योंकि माली साल 2024 में हुकूमत ने बैंकों से 85 खरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज जो ले रखा है। पाकिस्तान की मईशत जी हाँ दुरुस्त समत पर चल रही है, इसीलिए तो हुकूमत ने बॉन्ड्स और कैश बिल्स की सूरत में 5600 अरब रुपए इकट्ठे करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे वजीर खजाना IMF से अगस्त में मिलने वाला 7 अरब डॉलर के कर्ज का पैकेज नहीं ले सके और अब सितंबर में मिल जाने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिला वजह शोर मचाया जा रहा है, हमें पैसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत हुकूमत को लग रहा है कि दुरुस्त समत में इसलिए चल रही है, इसलिए तो वज़ीर आज़म ने मई में सऊदी अरब और UAE से अरबों डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दिलाया और अभी तक इस इन्वेस्टमेंट का $1 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जी हाँ, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में चल रही है क्योंकि नौजवानों को IT के शोबे में कमाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है, लेकिन इस शोबे को इंटरनेट प्रोवाइड करने में कभी फायर वॉल तो कभी समंदर में फाइबर केबल की खराबी सामने आ रही है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर चल रही है क्योंकि अब SIFC की ब्लू इकॉनमी यानी समंदरी वसाइल के इस्तेमाल से मईशत को बेहतर बनाने के इकदाम पर गौर जो हो रहा है, जबकि अवलीन और पहली ज़रूरत खुश्की पर सरमायाकारी की है। क्या दोस्त ममालिक से कर्जे लेकर और IMF की इमाम पर अपने मुल्क में इंडस्ट्री जो है ना उसको बेहतर करने के इकदाम करके मईशत को आप ठीक कर सकते हैं? मैं बात करूंगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये क्यों ये वज़ीर ख़जाना को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है आकर बार बार के बिला वजह का शोर मचाया जा रहा है IMF का कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी, हमें पैसे मिल जाएंगे, क्यों ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शादी साहब, इसलिए कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्सटर्नल का चैलेंज है इट इज़ द फॉलोइंग। 26 अरब डॉलर आपको इस साल वापस भी करने हैं, कुछ उसमें से कुछ रीप्रोफाइल करने हैं, 12 अरब डॉलर उसमें से रीप्रोफाइल होने हैं। उन 12 अरब डॉलर की IMF ये चाहता है कि आपको एक कमिटमेंट मिल जाए फ्रॉम चाइना, जिसके मेरे ख्याल 4 अरब हैं, सऊदी अरेबिया 5 अरब और 3 अरब UAE की, कि वो इसको रोल ओवर कर देंगे और हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट्स टेकिंग अ बिट मोर टाइम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे वो ये कॉन्फर्मेशन चाहते हैं, यानी कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चाइना का ऑन द बोर्ड ऑफ IMF, वो ये कॉन्फर्मेशन दे दे। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ टेकिंग लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। नंबर 2, जो गैप है, यानी कि जो 26 अरब डॉलर पूरे होने हैं, उसमें शायद IMF का ये ख्याल है कि अभी भी 2 अरब डॉलर का एक गैप एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने कहा हम एक कमर्शियल बॉन्ड फ्लोट कर पाएंगे, बट आई ऑल्सो डोंट थिंक कि हम कर पाएंगे, बिकॉज इस वक्त की जो क्रेडिट रेटिंग है पाकिस्तान की, इट इज स्टिल CCC विच इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो आपको शरह सूद ऐसी लगेगी कि आप नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग बैक टू दी ITFC सऊदी अरेबिया का एक अदारा है जो हमें एक ट्रेड फाइनेंस दे देगा, जिसका मतलब है कि इसके लिए हमें दोस्त ममालिक को उनकी भी श्योरिटी चाहिए IMF को, क्योंकि वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे, तो उनकी भी गारंटी ज़रूरी है, UAE की, सऊदी अरब की, चाइना की। जी ऑफ कोर्स, वही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव EDs हैं ऑन द IMF बोर्ड उनको कंफर्म करेंगे, बिकॉज जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है जो कि स्टाफ मूव करता है वो कंडीशनल है इस चीज़ पे
कि हम ये गारंटीज थ्रू ईडीज भी ले लेंगे, बट एडिशनली भी हमें $2 अरब रेज करने हैं, जो हमें सऊदी अरेबिया की मदद कमर्शियल बैंकों से रेज करने हैं। दैट इज़ वेयर दे स्टैंड। आपने जब इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए तो आपने कहा कि एक मईशत है जो इस हाल में है। देखिए, इसका आसान तो ये समझिए कि अगर मईशत का ये हाल है तो 24वीं दफ़ा ICU या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वरना IMF के पास तो मुल्क तब जाते हैं कोई बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल क्राइसिस आ गया, लोकल क्राइसिस आ गया। पाकिस्तान तो 73 से 77 साल हिस्ट्री में 24वीं बार उनके दरवाजे पर खड़ा है। सो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वैसी नहीं कर पाए हम कि हम मुल्क को इतना सहारा दे पाएं कि फॉरेन रिजर्व्स बगैर IMF के बेहतर हों। $4 अरब थे जब फंड का प्रोग्राम नहीं था, आज $9.3 अरब हैं। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, कुछ बैरूनी खसारा मुल्क को स्लो कर संभला है। These are all the कमर्शियल reasons। बैंकों का भी एतमाद आपको बहाल करना है, वो भी फिर बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज की तरफ देखते हैं, वहां से भी आपको फंड्स की जरूरत है। कब बेहतर होती है आपकी रेटिंग? आपकी रेटिंग जब आप फंड में अभी एंगेज नहीं थे तो फिच की CCC- थी। हाँ। जैसे ही थोड़ा सा फंड के साथ एंगेज हुए, बेहतर होना शुरू हो गई। ये वही स्टोरी है 2013 में, चूंकि मैंने खुद एंकर किया था पाकिस्तान का प्रोग्राम, हम फिर 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आ गए थे। जैसे जैसे रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू हुआ था, आज रिजर्व्स 2 माह की इंपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, गो बैक ईयर 1 माह की इंपोर्ट्स कवर कर रहे थे। एज यू मूव अलोंग, अब ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है ना शाजिया, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ये एक ब्रीदर है, ये एक रूम है, ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है। इसमें अगर आप फंडामेंटल फैसले नहीं करेंगे ना मुल्क के, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं। दुरुस्त। सो मैं आज ही एक डिस्कशन में था टेक्सटाइल वालों के साथ, तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह जैसे रुपया कमज़ोर हुआ तो आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई, तो उनकी इनपुट्स महंगी हुई। आप इस वक्त पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है एग्रीकल्चर की, वो देखिए कि हमें किस तरह कंपेटिटिव बनानी है। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रीदिंग स्पेस है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे एग्री प्रोडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की मद में, पावर की मद में, गैस की मद में, एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ, पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं यानी कि टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, FPR में शाजिया 10 साल में 15 FPR के हेड्स तब्दील कर छोड़े हैं हमने, अब तो शायद ये 16वां हो जाएगा। आप बिलीव करें इस चीज को कि आउटसोर्स जितने मर्जी प्रोजेक्ट चला लें, जब तक टीम FPR इस चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हमने FPR का निज़ाम बेहतर करना है, दैट इज पाकिस्तान्स वे फॉरवर्ड। आई रियली होप कि 3 साल में हम ये सारे इकदाम, और एक बात अच्छी और ये है कि एक आई थिंक थोड़ी सी ये सेंस है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में भी, सरकार में भी, अथॉरिटीज में भी, और हम पुश कर रहे हैं इस चीज को, ये काम होने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।